जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं भूगोल की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चाओं पर होंगे ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल पर। तो दोस्तों, आज बताने वाले हैं कि किसे कहेंगे सौर मंडल और कौन कौन ग्रह, कौन उपग्रह, क्षुद्र उल्का, उल्काशी पिंड और खगोलीय पिंड शामिल होंगे सौर मंडल में। कौन होगा सौर मंडल का मुखिया? तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होगा सौर मंडल। क्या होगा? सौर मंडल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर प्रश्न आता है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों देख सकते हैं बुध 1, शुक्र 2, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7 और वरुण 8। तो वर्तमान में 8 ग्रह। कितने ग्रह दोस्तों? 8 ग्रह। तो कल प्रश्न आता है, याद रखिएगा दोस्तों, कि प्रारंभ में ग्रहों की संख्या। याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप प्रश्न समझेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की है कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग की बात करते हैं कि प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 9 थी। यानी कल प्रश्न आता है कि पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी। लेकिन प्रश्न आता है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या है तो कितनी है दोस्तों? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, अर्थात पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, 9वां ग्रह प्लूटो, जिसे यम भी कहते थे। क्लियर? यानी प्रारंभ में 9 ग्रह थे दोस्तों, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, और जो 9वां ग्रह था उसका नाम क्या था? याद रखिएगा दोस्तों, जो सौर मंडल का 9वां ग्रह था उसका नाम था प्लूटो, जिसे हम यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्लूटो का है या यम का है, यह सौर मंडल का 9वां ग्रह था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक खोज सन 1930 में वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बो के द्वारा की गई थी। क्लियर दोस्तों? यदि प्रश्न आता है कि जो सौर मंडल का 9वां ग्रह प्लूटो है, तो प्लूटो की खोज, याद रखिएगा, प्लूटो की खोज कब की गई? तो दोस्तों कब की गई? वह की गई है सन 1930 में। कब की गई है? सन 1930 में। और किसके द्वारा की गई है? तो वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बो के द्वारा प्लूटो की खोज 1930 में की गई है। अर्थात एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम होगा क्लाइड टॉम्बो, और उन्होंने सन 1930 में यानी 1930 में प्लूटो, जो हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था, उसकी खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी।
अगला प्लूटो के ग्रह का दर्जा 2006 में नासा के द्वारा प्राग गणराज्य सम्मेलन में समाप्त किया गया। हमने क्या बात की थी कि प्लूटो की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक क्लाइव टॉमो ने की। कब की? तो 1930 में की। फिर अगला फैक्ट देख रहे हैं दोस्तों कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया दोस्तों? तो 2006 में। कब समाप्त किया गया? 2006 में। और किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा, नासा के द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया? नासा के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन क्वेश्चन आता किस सम्मेलन में? तो प्राग गणराज्य सम्मेलन, यानी प्राग गणराज्य में सन 2006 में एक सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन में नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त किया था। यानी प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त किया था नासा ने। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा सन 2006 में प्राग गणराज्य सम्मेलन के दौरान समाप्त किया। लेकिन अब ये नासा कौन है? तो नासा, याद रखिएगा, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था, जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी करती, शोध करती, चिंतन करती है, तो अंतरिक्ष शोध संस्था है। और जिसकी स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1958 यानी 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि नासा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1958 को यानी 1958 को की गई है। इसरो भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। क्लियर? जिस प्रकार से नासा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था है और उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई है, उसी प्रकार से इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था है। भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था है और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 1969 15 अगस्त 1969 को की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। और याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो है आपका अपने भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जिस प्रकार से नासा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई, उसी प्रकार से भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था का नाम इसरो है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है और जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और दोस्तों याद रखिएगा इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? किसकी? इसरो की। अगला, नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त करके इसे बौना ग्रह या हल्का ग्रह या छोटा ग्रह की श्रेणी में शामिल किया है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि नासा ने, याद रखिएगा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त करके इसे यानी किसे? प्लूटो को बौना ग्रह या इसी को बोल सकते हैं हल्का ग्रह या इसी को बोल सकते हैं छोटा ग्रह की श्रेणी में शामिल किया है। अर्थात जो सौरमंडल का 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसकी खोज 1930 में वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बो के द्वारा की गई थी, उसे नासा ने सन 2006 में प्राग गणराज्य सम्मेलन के दौरान ग्रह के दर्जा से बाहर करके प्लूटो को हल्का ग्रह, बोले तो बौना ग्रह, बोले तो छोटा ग्रह, बोले तो स्मॉल ग्रह की श्रेणी में शामिल किया है। अर्थात अब प्लूटो सौरमंडल के 8 ग्रहों में शामिल नहीं हैं। याद रखिएगा ये पहले 9वां ग्रह था, परंतु अब सौरमंडल के ग्रहों में नहीं आता क्योंकि अब उसे बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्लियर दोस्तों? बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस प्रकार से प्लूटो के ग्रह का दर्जा इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि, याद रखिएगा दोस्तों हमने क्या बात की है कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि, तो दोस्तों आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। हम प्लूटो के ग्रह के दर्जा को समाप्त करने के रीजन यानी कारण बताएंगे आपको कि आखिर प्लूटो के ग्रह का दर्जा नासा ने किस कारण से समाप्त किया। तो लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। बहुत बेस्ट। चलेंगे दोस्तों, रीजन बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा नासा ने समाप्त किया।
चलेंगे दोस्तों। ग्रह के दर्जा समाप्त होने के कारण, यानी ऐसे कौन से कारण थे दोस्तों जिससे कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त है। तो ग्रह के दर्जा समाप्त होने के कारण, नंबर 1, यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर था, लगभग 7 अरब करोड़ किलोमीटर। हमने क्या बात की दोस्तों कि अगर कल प्रश्न आता है कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा आखिर नासा ने क्यों समाप्त किया, तो उसकी समाप्ति का एक पहला कारण हमने क्या बताया है कि यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर था, लगभग कितना 7 अरब करोड़ किलोमीटर। तो इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से नासा ने हटाया। दूसरा रीजन क्लियर करेंगे अपन, यह अत्यधिक छोटा ग्रह था, वह अत्यधिक छोटा था, वह सूर्य से दूरी पर होने के कारण ठंडा ग्रह था। दूसरा कारण क्या है दोस्तों कि पहला कारण तो हमने बताया कि यह जो प्लूटो था वह हमारे सूर्य से अत्यधिक दूरी पर था, लगभग 7 अरब करोड़ किलोमीटर। फिर हमने दूसरा रीजन क्या बताया कि यह अत्यधिक छोटा था। कौन? प्लूटो अत्यधिक छोटा ग्रह था और यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा था, अर्थात सूर्य से बहुत दूरी पर था और यह अत्यधिक क्या था? ठंडा था और यह बहुत छोटा था। अगला नंबर 3 कारण देखेंगे दोस्तों, यह सूर्य की परिक्रमा में लंबा समय व्यतीत करता था। यानी ग्रह के दर्जा समाप्ति का तीसरा रीजन देखेंगे कि यह देख रहे हैं कि सूर्य से अधिक दूरी पर है, यह अत्यधिक छोटा है और यह सूर्य से दूरी होने पर यह अत्यधिक ठंडा है। वहीं पर तीसरा देखेंगे कि यह सूर्य की परिक्रमा, याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा में लंबा समय व्यतीत करता था, अर्थात बहुत लॉन्ग टाइम से, लंबे समय अंतराल बाद यह सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करता था, अर्थात सूर्य की एक परिक्रमा में ज्यादा समय लेने के कारण नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त किया। अब देखेंगे चौथा मुख्य रीजन, जब प्लूटो
जब प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करता था उस दौरान वह अन्य कक्षाओं में प्रवेश क्रॉसिंग करता था। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की जो महत्वपूर्ण है कि जब प्लूटो, याद रखिएगा, जब प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करता था, किसकी परिक्रमा करता था? सूर्य की परिक्रमा करता था, उस दौरान वह अन्य कक्षाओं में प्रवेश अर्थात क्रॉसिंग करता था। इसीलिए नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त करके प्लूटो को बौना ग्रह या छोटा ग्रह या हल्का ग्रह या स्मॉल ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया है। तो कल कभी प्रश्न आता है कि आखिर नासा ने प्लूटो के ग्रह का दर्जा क्यों समाप्त किया? तो हमने क्या बात की है कि यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर है दोस्तों, और यह अत्यधिक ठंडा है, यह अत्यधिक छोटा है, और यह सूर्य की परिक्रमा में लंबा समय व्यतीत करता है। और दोस्तों, जब यह सूर्य की परिक्रमा करता है, उस दौरान ये अन्य ग्रहों की कक्षाओं में क्या करता है? क्रॉसिंग करता है, प्रवेश करता है, जिससे कि प्लूटो के ग्रह का दर्जा नासा ने समाप्त किया था। तो बात करेंगे दोस्तों आगे सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो हमने अभी बात की सौर मंडल के 9वें ग्रह प्लूटो के बारे में। अब बात करने वाले हैं सौर मंडल के मुखिया, यानी क्वेश्चन आता है सौर मंडल का मुखिया, यानी किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? सूर्य की। किसकी बात करने वाले हैं? सूर्य की, यानी सन। क्लियर दोस्तों, किसकी? सूर्य की बात करने वाले हैं अपन कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल का मुखिया या प्रधान सूर्य होता है क्योंकि सौर मंडल में व्याप्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कासु पिंड इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता
और ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर होते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये सौर मंडल है। सौर मंडल समझने के लिए आपको धैर्यता की सख्त जरूरत है। तो आज समझेंगे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सौर मंडल का मुखिया। याद रखिएगा दोस्तों कि कल प्रश्न आता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। कौन होता है दोस्तों? सूर्य। आप देख रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं कि सौर मंडल का मुखिया या प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य होता है क्योंकि सौर मंडल में व्याप्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कासु पिंड, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर होते हैं। हमने बहुत बढ़िया तथ्य और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा की कि जो सौर मंडल का मुखिया या प्रधान या अध्यक्ष होता है वह होता है सूर्य। अब सूर्य सौर मंडल का मुखिया क्यों होता है? तो हमने वहीं पर बात की है कि सौर मंडल में व्याप्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कासु पिंड, इनका अपना किसी का कोई प्रकाश नहीं होता और ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर होते हैं। अर्थात ये ग्रह ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी, तापमान कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। इसीलिए सौर मंडल का मुखिया, प्रधान, अध्यक्ष कौन होता है? सूर्य। क्लियर? अगला, सूर्य एक तारा जिसकी उत्पत्ति नाभिकीय विखंडन के माध्यम से हुई है और सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी या तापमान नाभिकीय संलयन की क्रिया से तैयार होता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि सूर्य एक तारा है। कल प्रश्न आता है कि सूर्य है क्या? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्कासु पिंड क्या है सूर्य? तो अपन को बताना है कि सूर्य एक तारा है। क्या दोस्तों? सूर्य एक तारा है जिसकी उत्पत्ति, यदि कल प्रश्न आता है कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई यानी कैसे हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन। अब ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है अभी चर्चा करने वाले हैं। तो कल प्रश्न आता है सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो नाभिकीय विखंडन के माध्यम से हुई है। कैसे हुई है? नाभिकीय विखंडन के माध्यम से हुई है। और दोस्तों याद रखिएगा हमारे सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी या तापमान, ऊष्मा,
ऊर्जा, रोशनी या तापमान। नाभ की संलयन, नाभ की संलयन की क्रिया से, नाभ की संलयन की क्रिया से तैयार होता है। तो क्लियर, सूर्य एक तारा है। हमने क्या बात की है कि सूर्य एक तारा है जिसकी उत्पत्ति नाभ की विखंडन अर्थात महाविस्फोट क्रिया के माध्यम से हुई है। दोस्तों कैसे हुई है? नाभ की विखंडन के माध्यम से हुई है। और सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी, तापमान ये कैसे तैयार होता है? नाभ की संलयन की क्रिया से। कैसे तैयार होता है? नाभ की संलयन की क्रिया से। अब क्वेश्चन बनता है कि ये नाभ की विखंडन और ये नाभ की संलयन की क्रिया क्या होती है? तो नाभ की विखंडन, तो दोस्तों आपको ज्ञात न होगा, हमारा सूर्य अनेक गैसों का मिक्स होता है। याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया है कि सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे सूर्य में लगभग हाइड्रोजन अगर गैस की बात करते हैं तो मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों कि सूर्य में, फिर मैं नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन क्लियर कर रहा हूँ। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन व 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य गैसें विद्यमान हैं। क्लियर दोस्तों, हम क्या बात कर रहे थे कि सूर्य में नाभ की विखंडन क्या होता है और ये नाभ की संलयन क्या होता है। तो उससे पहले आप इसको समझें कि सूर्य में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने सूर्य में जो एक तारा है, सूर्य में लगभग 71%, कितने परसेंट? 71% हाइड्रोजन गैस है, 26.5%, इसमें हीलियम गैस है और लगभग 2.5% अन्य गैसें विद्यमान होती हैं अपने सूर्य में। तो ये नाभ की विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। और संलयन का मतलब होता है फैलना, यानी विस्तार करना। तो एक्चुअल में है क्या कि जब हाइड्रोजन के अणु, याद रखिएगा दोस्तों, जब हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं, हीलियम में टूटते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोजन के अणु हीलियम में टूटते हैं और फिर उनमें विखंडन की क्रिया प्रारंभ होती है, टूटने की क्रिया प्रारंभ होती है। उससे हुई है आपके अपने सूर्य की उत्पत्ति। किसकी? सूर्य की उत्पत्ति। और दोस्तों याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन के अणु हीलियम में टूट करके अपना विस्तार करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे मानो रहता है कि हम दो, हमारे 200, आपने सुना होगा, यानी एक माता पिता के 2 बच्चे, फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, 256 के 512, इस प्रकार से चलता रहता है ना क्रम। उसी प्रकार से नाभ की संलयन की क्रिया के माध्यम से सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी, तापमान तैयार होता है। क्लियर दोस्तों, नाभ की संलयन की क्रिया से। अगला देखेंगे, सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4800 करोड़ वर्ष पहले हुई और सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष है। क्लियर दोस्तों, कितने हैं? 5 अरब वर्ष। हमने क्या बात की है कि सूर्य की उत्पत्ति नाभ की विखंडन के माध्यम से, सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4800 करोड़ वर्ष पहले, कितने? 4, यानी 4800 करोड़ वर्ष पहले हुई।
कितने वर्ष पहले? 4800 करोड़ वर्ष पहले हुई। और सूर्य की अपनी आयु है दोस्तों 5 अरब वर्ष। कितने अरब वर्ष है? 5 अरब वर्ष। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या 5 अरब वर्ष पश्चात सूर्य भी मर जाएगा? तो दोस्तों आपने गीता हिंदू धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ सुना होगा जिसमें 700 लगभग श्लोक हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो जन्मा सो निश्चित नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण होगा उसका पुनः जन्म होगा। अर्थात जन्म जो लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा और जो मृत्यु को प्राप्त होगा वह पुनः जन्म लेगा। तो सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। जैसे आपकी पृथ्वी की आयु क्या है? तो 4.60 अरब वर्ष। जैसे चंद्रमा की आयु क्या है? तो 4.36 अरब वर्ष। उसी प्रकार से सूर्य की आयु है 5 अरब वर्ष। कितनी? 5 अरब वर्ष। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य के केंद्र का ताप प्रति सेकंड 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड हुआ भीतम भाग का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वाताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की थी कि सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, रोशनी, तापमान, टेम्परेचर किससे तैयार होता है? नाभ की संलयन से। तो देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का ताप यानी ये वाला जो भीतम भाग, ये सेंटर वाला भाग, इसकी बात करने जा रहे हैं कि सूर्य के केंद्र का ताप प्रति सेकंड 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड वह भीतम भाग का ताप। याद रखिएगा यहाँ का कितना है दोस्तों? तो यहाँ का है 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भीतम वाला, ये वाला एरिया, ये भीतम भाग का ताप ये कितना है? ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बाह्य ताप है, ये बाह्य वाला, ये कितना है? ये है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या बात की है कि सूर्य के केंद्र का ताप 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखिएगा भीतम भाग का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बाह्य ताप यानी सूर्य का जो बाह्य ताप है वो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलो, हमने क्या बात की कि सूर्य के केंद्र का ताप 15 अरब डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य के भीतम भाग का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य का जो बाह्य ताप है वो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, सूर्य के कुल प्रकाश का
कुल प्रकाश का पृथ्वी तक मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही आ पाता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि सूर्य के कुल प्रकाश का पृथ्वी तक मात्र 2 अरबवां हिस्सा, कितना 2 अरबवां हिस्सा ही आ पाता है। मान लीजिए मेरे सर में 100 अरब बाल हैं। कितने बाल हैं? 100 अरब। कितने हैं? 100 अरब। अगर मैं 2 बाल खींच लेता हूं इस प्रकार से, तो वहां भाई साहब क्रिकेट का स्टेडियम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, मतलब नाम मात्र। तो सूर्य के कुल प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी तक आता है, वो भी वायुमंडल की 5 परतों से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड वायुमंडल, और उतने में ही करते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत टेम्परेचर आई है, तो कल कितना आता है? तो मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही हमारी पृथ्वी तक आ पाता है। क्लियर? अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। हमने क्या बात की है कि सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड, या इसी को अपन कह सकते हैं अगर एक चीज में कि लागे भाग 500 सेकंड। कितना दोस्तों? लागे भाग 500 सेकंड, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड या लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड या लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। अगला, सूर्य के प्रकाश की गति प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर या 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाश की गति, याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की गति क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की गति प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर या 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर या 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। किसका? सूर्य का प्रकाश। क्लियर? अगला, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो कुल दूरी तय की जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों
कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में, अभी हमने क्या बात इससे पहले बात की थी कि सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जो कुल दूरी तय की जाती है, जो कुल दूरी तय की जाती है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या दोस्तों? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक क्या है? पारसेक है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जो कुल दूरी तय की जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसे हम पारसेक के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? पारसेक के रूप में जानते हैं। अगला, सूर्य का अपना व्यास 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109, जैसी को कह सकते हैं 109 गुना 109 या 110 गुना ज्यादा है। आंसर राइट 109 है। अगर 109 न मिले तो लगभग की जो इकाई होती है, तो याद रखिएगा सूर्य का अपना व्यास कितना है दोस्तों? सूर्य का अपना व्यास 13,92,000 किलोमीटर। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से, याद रखिएगा, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 या 110 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 109 गुना ज्यादा है पृथ्वी के व्यास से। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात न हो, पृथ्वी का व्यास है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर यह पृथ्वी का व्यास है। और यह पृथ्वी के व्यास से लगभग सूर्य का प्रकाश 109 गुना ज्यादा है। कितना? 109 गुना ज्यादा है। अगला, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 14.98 या 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने क्या बात की है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से, याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 14.98 या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि कल प्रश्न आता है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, वो अलग प्रश्न होगा, न्यूनतम दूरी वो और अलग प्रश्न होगा। लेकिन सीधा प्रश्न आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो ये कितनी होगी? 14.98 या लगभग 15 करोड़
किलोमीटर। कितनी होगी? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या प्रश्न देखिएगा, पहले प्रश्न समझिएगा कि पृथ्वी से सूर्य की, याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, यानी अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? वह हो सकती है 15.21 यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी यानी पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? तो 14.70 यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य 4 जुलाई के दिन 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर और 3 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक पास होता है। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बात की है कि पृथ्वी से सूर्य की, याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य 4 जुलाई को, याद रखिएगा, सबसे अधिक दूरी पर होता है। यदि कल प्रश्न आता है कि जो सूर्य है वह हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक किस दिन दूरी पर होता है, तो 4 जुलाई के दिन। और याद रखिएगा 3 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक समीप यानी पास पर होता है। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है और 3 जनवरी के दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक समीप पर होता है। कहाँ होता है? पास होता है। याद रखिएगा, कौन? आपका सूर्य कब पास होता है? तो 3 जनवरी के दिन पास होता है और 4 जुलाई के दिन क्या होता है? दूरी पर होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सूर्य के आगे विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बात करेंगे दोस्तों आगे विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सूर्य पूर्व से पश्चिम
घड़ी की दिशा में, पूर्व से पश्चिम, आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपना सूर्य है, याद रखिएगा, सूर्य पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की दिशा में। अब देखिएगा, इसके लिए एक क्लॉक बना लें अपन। मान लीजिए ये 12 बज गया, ये 3 बज गया, ये 9 बज, आपका 6 बज गया और ये आपका 9 बज गया। क्लियर दोस्तों, क्लॉक से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा घड़ी की सुई, ये रहा मान लीजिए 12, कितना बज रहा है 12, और बज के कितना मिनट हो गया है 15 मिनट। तो देखिए उत्तर कहाँ रहता है, उत्तर सदैव रहता है ऊपर की ओर, दक्षिण रहता है सदैव नीचे की ओर, पश्चिम रहता है बाएं और पूरब रहता है दाएं। तो देखिए अगर सूर्य क्वेश्चन आता है कि कैसे घूमता है, तो सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम। कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। और दोस्तों याद रखिएगा, इस संसार जगत में 4, एक तो आपका सूर्य हो जाएगा, एक आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, एक आपका अरुण ग्रह हो जाएगा और एक आपका शनि का उपग्रह होगा और जिसका नाम होगा फोबे। क्या हो जाएगा, फोबे। यानी इस संसार जगत में केवल 4 है जो घड़ी की दिशा में, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। और सूर्य, शुक्र, अरुण और शनि का उपग्रह फोबे को छोड़कर सौर मंडल में जितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्काशु पिंड, खगोलीय पिंड, वो सब घूमते हैं घड़ी के विपरीत, अर्थात पश्चिम से पूरब। कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यदि प्रश्न आता है तो हम बात कर रहे थे कि सूर्य पूर्व से पश्चिम अर्थात घड़ी की दिशा में आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। अगला, सूर्य आकाशगंगा की एक परिक्रमा में लगभग 22 करोड़ वर्ष का समय लेता है। 22 करोड़ वर्ष का समय लेता है। हमने क्या बात की कि दोस्तों पूरब से पश्चिम घड़ी की दिशा में सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। फिर क्या बात कर रहे हैं कि सूर्य आकाशगंगा की एक परिक्रमा में लगभग 22 करोड़ वर्ष का समय लेता है। अर्थात सूर्य कहलाता है, क्वेश्चन किसकी परिक्रमा करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा क्या होती है, ये असंख्य तारों का विशाल समूह होती हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और कैसे करता है, तो पूरब से पश्चिम करता है। और एक परिक्रमा पूर्ण करने में सूर्य लगभग 22 करोड़ वर्ष का समय लेता है। कौन, अपना सूर्य। अगला, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य के
अध्ययन के लिए आदित्य नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि सूर्य हमारी पृथ्वी से, अब पृथ्वी क्या है, ग्रह है, बात करेंगे अपन। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख। अर्थात एक सूर्य में लगभग 13 अरब पृथ्वियां, 13 लाख पृथ्वियां, कितनी, सॉरी, 13 लाख पृथ्वियां आ सकती हैं। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य नामक उपग्रह, कौन सा उपग्रह? आदित्य नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। अर्थात सूर्य सौरमंडल का मुखिया या तारा प्रधान अध्यक्ष, याद रखिएगा, जिसके अध्ययन के लिए आदित्य नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। क्लियर? कौन सा? आदित्य नामक उपग्रह। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सौरमंडल में व्याप्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य पर निर्भर होते हैं। हमने क्या बात की कि सौरमंडल में जो व्याप्त है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, इनका अपना किसी का कोई लाइट प्रकाश नहीं होता और ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? सूर्य पर। अर्थात जो सौरमंडल में ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्रग्रह है, उनका अपना किसी का कोई प्रकाश नहीं होता और ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर रहते हैं। अगला, सूर्य का प्रकाश एक्स किरणों के रूप में निकलता है और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से हानिकारक या पराबैंगनी या नुकसानदायी या अल्ट्रावायलेट
किरणें निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, एक्स किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पृथ्वी में पहुंचता है, निकलता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से हानिकारक या जिन्हें कहते हैं परावैंगनी या जिन्हें कहते हैं नुकसानदायी किरणें या जिन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें भी निकलती हैं। परावैंगनी किरणें हानिकारक किरणें होती हैं क्योंकि ये परावैंगनी किरणें इस पृथ्वी पर आकर आंखों संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी, चर्म रोग और कैंसर जैसी महामारियां उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, परावैंगनी किरणें, याद रखिएगा, परावैंगनी किरणों के कारण ज्यादा से ज्यादा जो महामारी है कैंसर जैसी महामारी उत्पन्न होती है। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो दोस्तों, परावैंगनी किरणों से, याद रखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, नुकसानदायी किरणें हैं, इनसे अंटार्कटिका महाद्वीप में घास पाई जाती है जिसका नाम है लेप्टन घास। उस घास का विनाश भी हो चुका है। आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्रवाल जीव भी नष्ट हो चुके हैं और आपके दक्षिण अमेरिका में चिली में पाई जाने वाली भेड़ें पूर्णतः अंधी हो चुकी हैं। परंतु दोस्तों, याद रखिएगा, ये परावैंगनी किरणें सूर्य ग्रहण के दौरान ही निकलती हैं। तो दोस्तों, सौरमंडल का ये पहला वीडियो, पहली महत्वपूर्ण क्लास, उम्मीद करते दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी, क्योंकि सौरमंडल में अपन कम से कम 10 से 15 वीडियो डालने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि दुनिया का आज तक ऐसा पेपर एग्जाम नहीं बना होगा जो आज से सौरमंडल से क्वेश्चन 1 से लेकर के 4-5 तक क्वेश्चन न बनते हों। लेकिन वीडियो क्लासें जरूर बड़ी होंगी, परंतु एक एक फैक्ट, वन लाइन फैक्ट एक बार नहीं 3-3 बार बिल्कुल सही तरीके से क्लियर किया जाएगा, अर्थात आपको पढ़ने की भी जरूरत न पड़े। एक बार क्लास देखोगे और एकदम खलास से समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से आपको आज हमने सूर्य के बारे में चर्चाएं की हैं, थोड़ा सा प्लूटो के बारे में चर्चाएं की हैं। कल हम पुनः अगले ग्रह को लेते हैं, यानी बुध या शुक्र। इन ग्रहों पर विधिवत तरीके से चर्चाएं करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।